अभी हम देख रहे हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाएं। पिछले वीडियो में हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ या गुण देखे। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाओं में सबसे पहला बिंदु है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। जैसे आप जानते हैं कि कंपनी के अंदर उद्देश्य निर्धारण करने के लिए कई प्रकार के भावी पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। भावी जो अनिश्चितताएं होती है उनका हमको एक पहले से पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उद्देश्य निर्धारण करते समय हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सारे घटकों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि उद्देश्य निर्धारण करना भी कठिन काम हो जाता है। तो उद्देश्य निर्धारण करना भी एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि आप जो पूर्वानुमान तय करते हैं वही पूर्वानुमान और आगे जाकर सही साबित होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं पहले से। हमारी जो एक सोच होती है कि भविष्य में इस प्रकार के व्यावसायिक वातावरण में बदलाव होंगे और सरकार की इस प्रकार की नीतियाँ होगी, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, उसके आधार पर हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। लेकिन ये सारा विश्लेषण करना, पूर्वानुमान लगाना, ये बहुत ही कठिन काम है। इसलिए उद्देश्यों के निर्धारण में भी कठिनाई पैदा होती है। तो सबसे बड़ी जो सीमा है उद्देश्य निर्धारण में होने वाली कठिनाई। दूसरा है संतुलन की समस्या। कि कंपनी के अंदर एक तो दीर्घकालीन जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और दूसरे होते हैं अल्पकालीन जो लक्ष्य होते हैं। तो उनके बीच में एकता स्थापित करना, उनके बीच में संतुलन, सामंजस्य स्थापित करना, ये कठिनाई वाला काम है। क्योंकि दीर्घकालीन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमको अल्पकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ता है। अल्पकालीन उद्देश्य अगर हमारे पूरे नहीं होंगे तो हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन और जो लक्ष्य होते हैं उनके बीच में संतुलन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उद्देश्य द्वारा प्रबंध में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्पकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्यों पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इसके कारण संतुलन पैदा नहीं होता है, संतुलन की समस्या पैदा होती है। तीसरा है बेलोचता की कठिनाई। एक बार जो उद्देश्य तय हो जाते हैं फिर आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उद्देश्य निर्धारण करना कठिन तो है, लेकिन एक बार उद्देश्य निर्धारण करने के बाद उसके अंदर बदलाव करना भी और ज़्यादा कठिन है। लेकिन आप जानते हैं कि व्यावसायिक वातावरण गतिशील वातावरण है। सरकार बदल गई, नीतियाँ बदल जाती है, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के अंदर कई प्रकार के बदलाव हो जाते हैं। लेकिन आप फिर अपने कंपनी के उद्देश्यों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव करना बहुत कठिन है, दीर्घकालीन उद्देश्यों को बदलना बहुत कठिन है। तो इस तरह से बेलोचता की कठिनाई है, मतलब कि जड़ता है, ये एक समस्या है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के दोष हैं जो यहाँ पर हमने दिखाए हैं। सबसे पहला दोष है कि उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव। जैसे अधीनस्थों को लक्ष्य सौंप दिया गया, व्यक्तिगत लक्ष्य सौंप दिए गए, अल्पकालीन उद्देश्य उनको पूरा करना है, एक दिन का उद्देश्य पूरा करना है, एक दिन का लक्ष्य पूरा करना है। लेकिन उच्च प्रबंधकों की सहभागिता उसमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, उनका सहयोग बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। उनका मार्गदर्शन जो चाहिए, उनका मोटिवेशन जो चाहिए, उनके निर्देश जो चाहिए, उनका जो प्रोत्साहन चाहिए, ये देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि अधीनस्थ लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने में भी कठिनाई और महसूस करते हैं। दूसरा बिंदु है अधीनस्थों पर अत्यधिक समय का दबाव बढ़ जाना, प्राथमिकताएं तय न हो पाना। उच्च प्रबंधकों ने अपना काम अधीनस्थों को दे दिया, अधीनस्थों को अपना अपना टारगेट सौंप दिया। फिर क्या होता है कि उच्च प्रबंधक उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अधीनस्थों के ऊपर काम का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। फिर वो तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम पहले करना और कौन सा काम बाद में करना, प्राथमिकताएं तय नहीं हो पाना। तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद है तीसरा बिंदु कि अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित न किया जाना, उचित पुरस्कार एवं मान्यता का अभाव। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, अपना टारगेट नियत समय में पूरा कर रहा है, लक्ष्य पूरा कर रहा है, तो उसको पुरस्कार भी मिलना चाहिए, उसको अपनी कंपनी के अंदर मान सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो फिर आगे वो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। अगर कर्मचारी लक्ष्य सही समय में पूरा करता है, कंपनी ने जो लक्ष्य उनको दिया था वो लक्ष्य पूरा करता है,
लेकिन अगर कंपनी कर्मचारी ने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया, लेकिन कंपनी अगर उस लक्ष्य के लिए उसको प्रोत्साहन नहीं देती है, उसको आर्थिक प्रोत्साहन नहीं देती है, उसको शाबाशी नहीं मिलती है, तो भविष्य में फिर से वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। तो एक जो अधीनस्थों को उचित रूप से जो अभिप्रेरित किया जाना चाहिए वो अभिप्रेरित नहीं हो पाता है, ये एक समस्या है। चौथा बिंदु है वरिष्ठ प्रबंधक और अधीनस्थों में व्यक्तित्व संघर्ष का भी पाया जाना। वरिष्ठ प्रबंधक प्रयत्न करता है कि उसका लक्ष्य पूरा हो और अधीनस्थ ये प्रयत्न करते हैं कि उसके लक्ष्य पूरे हो। तो इसमें क्या व्यक्तित्व संघर्ष, एक संघर्ष, मतभेद पैदा होते हैं, संघर्ष पैदा होता है और कई बार झगड़ा भी होने की संभावना रहती है। तो ये एक समस्या भी है। ऐसे कैसे पांचवा बिंदु है प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव। जो उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है, जो कार्य विधियाँ निर्धारित की जाती है, जो कार्यक्रम तय किए जाते हैं, उसके अनुसार और अगर हम काम करते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन वरिष्ठ प्रबंधकों में और उच्च प्रबंधक जो होते हैं उनका कार्यक्रमों के प्रति और सच्ची निष्ठा नहीं होती है, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं, अपने कार्यक्रम के प्रति पूरा श्रद्धाभाव नहीं होता है और इसके कारण भी लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अत्यधिक समय खर्च, अगला बिंदु है अत्यधिक समय खर्च। मतलब कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की जो तकनीक है, इसमें उद्देश्य का निर्धारण करना बहुत ही कठिन काम है और उद्देश्य निर्धारण करने के लिए कई प्रकार का बाजार का विश्लेषण करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है और अत्यधिक समय लगेगा और अत्यधिक पैसा भी खर्च होगा। कई प्रकार के विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, कई प्रकार के आंकड़े जुटाए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे समय भी खर्च होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो ये भी एक कमी है। अगला बिंदु है कि उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है, ये जो तकनीक है वो परिणामों पर ज़्यादा जोर देती है। इस पर जोर देती है परिणामों पर। परिणाम प्राप्ति के लिए कर्मचारी अगर गलत साधन भी अपनाते हैं तो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर आप गलत साधनों का प्रयोग करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो ये उचित नहीं है। तो इस तकनीक में कि परिणाम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अगर आपने लक्ष्य पूरा कर दिया है तो बढ़िया है, शाबाश, लेकिन लक्ष्य कैसे प्राप्त किया है, किस प्रकार से गलत साधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त किया है, इसके ऊपर और ध्यान देने के लिए कोई व्यवस्था इस तकनीक में नहीं है। तो ये भी एक कमी है, दोष है। और अंतिम बिंदु है कि दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा की जाती है और अल्पकालीन जो लक्ष्य होता है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, व्यक्तिगत लक्ष्यों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है और दीर्घकालीन जो हमारा योजना होती है, दीर्घकालीन जो हमारे लक्ष्य होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक समस्या है, एक कमी है। तो इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की हमने अलग अलग प्रकार की क्या देखी है, सीमाएं देखी है, दोष देखे हैं।